हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, हम लोग जो है इसके पहले पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। पहले पार्ट में हम आपको सॉलिड के बारे में बताए थे कि सॉलिड क्या होता है और इसके गुण के बारे में बताया था, और मैं यहाँ तक बता दिया था। अब अगला जो पढ़ाना था हमको, ये पढ़ाना था कि सॉलिड का विभाजन करना था। तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे ठोस, तो अगर ठोस का डिवीजन करें तो ठोस क्या होते हैं, ये दो प्रकार के हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है आपका, एक तो आपका है, इसे कहते हैं ट्रू सॉलिड, या कह लीजिए एक तो है आपका ट्रू सॉलिड, इसे कहते हैं क्या। तो हाँ बच्चों, हम आपको बता रहे थे ठोस का डिवीजन, ठोस का विभाजन। तो ठोस पदार्थ को जो है दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा होता है क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसे क्या कहते हैं? इसे ट्रू सॉलिड्स। इसे क्या कहते हैं? सत्य ठोस। इसी को कहते हैं क्या? ट्रू सॉलिड्स। इसे ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे जो है असत्य, या कह लीजिए स्यूडो सॉलिड। इसे क्या कहते हैं? स्यूडो सॉलिड्स। इसे क्या कहते हैं भैया? स्यूडो सॉलिड्स। असत्य, या कह सकते हैं क्या? असत्य ठोस। और फिर इसी को कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसी को और क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव। इसको क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव। इसे कहते हैं अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव को कहते हैं क्या? सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। मैं यहां पर लिख देता हूं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब आप समझें, मैं यहां पर बता रहा हूं ठोस के बारे में, ठोस के विभाजन के बारे में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ठोस पदार्थ होता है यह दो तरह का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा होता है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको क्या कहते हैं? सत्य सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय सॉलिड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंग्रेजी में। और फिर इसी को क्या कहते हैं? असत्य सॉलिड या अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब आप देखें क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस की चर्चा करें। क्रिस्टलीय ठोस पहला है क्रिस्टलीय ठोस। इसको कहते हैं क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप बताएंगे इसमें अवयवी कण, इसमें हम लिख सकते हैं क्या हो सकता है? परमाणु। और क्या हो सकता है? अणु। और क्या हो सकता है? आयन। इसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के त्रिविमीय व्यवस्था क्रम कोष्टक में लिख देते हैं 3D पैटर्न। इस प्रकार के त्रिविमीय व्यवस्था क्रम को क्रिस्टल क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब भैया यहां पर मैं बता रहा हूं क्रिस्टलीय ठोस में कि इसमें अवयवी कण कौन हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। एक निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित व्यवस्था क्रम में क्या होंगे? व्यवस्थित रहेंगे। इनका व्यवस्था क्रम क्या होगा? एकदम निश्चित होगा। इस प्रकार के त्रिविमीय व्यवस्था क्रम को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे आप क्या कह सकते हैं? जैसे आपका चीनी और नमक, चीनी नमक है ना, का क्रिस्टल। और एक चीज है, ये क्या होते हैं? अगला हम बता सकते हैं, ये क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। क्या होते हैं? विषमदैशिक। ए विषमदैशिक होते हैं। ये भैया कैसे होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब ये है कि देखिए दिशाएं, जैसे ठोस है तो इसमें क्या है? दिशाएं कई होंगी, है ना। तो विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में इसके गुण क्या होंगे? भिन्न होंगे। कुछ विशिष्ट गुण जैसे आप कह सकते हैं कि आपकी विद्युत चालकता, उष्मा चालकता, है ना, घनत्व, ये सब जो है क्या होंगे? इसके क्या रहेंगे? भिन्न रहेंगे। ये सब क्या होंगे? भिन्न रहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? ये होते हैं विषमदैशिक। और ये जो है इसका उदाहरण, हम कई उदाहरण ले सकते हैं। आप जो है NaCl नमक का क्रिस्टल मैंने पहले ही बता दिया, है ना। फिर आप जो है आप क्या कहते हैं कि जो आपका चांदी है, चांदी हो गया, है ना, और आपका क्या हो गया? चांदी, और आपका जो है चांदी हो गया, आपका सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, या चांदी का क्रिस्टल हो गया, सॉरी आयरन का क्रिस्टल हो गया, आयरन, है ना। जो भी धातुएं हैं, आयरन, कॉपर कह देते हैं, इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि, है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो हम आपको बता दिए कि क्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार के त्रिविमीय व्यवस्था क्रम 3D पैटर्न को हम कहते हैं क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप जो है चीनी का क्रिस्टल ले सकते हैं, नमक का क्रिस्टल ले सकते हैं, और ये क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है? जो डायरेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में क्या होगा? जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो गुणों में क्या होगा? कुछ भिन्नता पाई जाएगी, या इधर की तरफ जाओगे, इसमें क्या होगा? गुणों में क्या होगी? भिन्नता पाई जाएगी। इधर जाओगे तो कुछ गुण क्या होंगे?
अलग अलग रहेंगे। तो इस प्रकार के व्यवस्था क्रम को हम क्या कहते हैं, विषम दैशिक। कहने का मतलब दिशाएं क्या होंगी, विषम दिशाओं में क्या होंगे, उसके गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न रहते हैं। अब हम देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो बेटा कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, अगला जो पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो प्रकार में पहला जो होता है, हम आपको बता सकते हैं, ये क्या होते हैं, आणविक ठोस। पहला क्या होगा, आणविक, क्या होगा, आणविक ठोस। दूसरा आपका होगा सहसंयोजक, क्या होगा, सहसंयोजक ठोस। और तीसरा आपका होगा आयनिक ठोस। और जो चौथा होगा आपका होगा धात्विक ठोस। क्या होगा, धात्विक ठोस। तो सबसे पहले जैसे हम आपको बताएं क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार ना, तो आप बताएंगे क्रिस्टलीय ठोसों को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को हम निम्न प्रकार से, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देंगे, क्रिस्टलीय ठोस को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है आणविक ठोस। पहला कौन सा है, आणविक ठोस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं आणविक ठोस क्या होते हैं। आणविक ठोस, तो दोस्तों आप लोग जो है इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बना करके आप डेली का डेली जो है इसको क्या करिए, पढ़िए, और अपनी बुक से भी पढ़िए, बुक से भी आप पढ़ते रहिए। जो समस्या होती है आप उसे जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। देखिए अब हम आपको बता रहे थे, पहला हम आपको बताए हैं क्या, आणविक ठोस। आणविक ठोस को कहते हैं अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब होता क्या है, आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बताएंगे कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं, इसमें अवयवी कण अणु होते हैं। क्या है, आणविक की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। आप बताएंगे इस, या ऐसे कह लीजिए, इसमें अवयवी या इसी को कहते हैं संघटक कण अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु होते हैं। भैया इसमें संघटक जो होंगे, जो अवयवी कण होंगे, क्या होंगे, अणु होंगे। ये क्या होते हैं, ये आपस में वांडरवाल, कौन सा, वांडरवाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। किस बल के द्वारा, वांडरवाल फोर्स के द्वारा। हम कह सकते हैं कि आपस में क्या होंगे, वांडरवाल बल के द्वारा क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ए निम्न, ऐसे लिख देंगे, ए निम्न
प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लिखेंगे अध्रुवीय ठोस। पहले लिख देंगे क्या? अध्रुवीय आणविक ठोस। इसे कहते हैं नॉन पोलर, क्या कहते हैं भैया? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा होता है ध्रुवीय। दूसरा क्या होता है? ध्रुवीय। दूसरा जो होता है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इसे कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ध्रुवीय आणविक ठोस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और तीसरा जो होता है इसे होता है क्या? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तीसरा जो होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब इसे कहते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पहला हम अब हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब आप देखें अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। अब आप अगर बंध के बारे में पढ़े हों तो हम आपको पढ़ाए होंगे बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो बंध आपने पढ़े होंगे 3 प्रकार के। बंध कितने प्रकार के पढ़े होंगे? आप 3 प्रकार के बंध पढ़े होंगे। एक तो आप पढ़े होंगे आप पढ़े होंगे बंध 3 प्रकार के। 3 प्रकार में पहला आपने पढ़ा होगा सहसंयोजक बंध। पहला आपने पढ़ा होगा सहसंयोजक बंध है। दूसरा आप पढ़े होंगे उप सह संयोजक बंध है। और तीसरा आपने पढ़ा होगा आयनिक। कौन सा? आयनिक बंध है। मेरे भाई ये जो है बहुत आवश्यक है जानने के लिए सॉलिड स्टेट में, इसलिए हम थोड़ा इसकी चर्चा आपसे कर दे रहे हैं। जैसे सहसंयोजक बंध क्या होता है? इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? यहां पर इस प्रकार के बंध में आप ऐसे कहेंगे कि इस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? शेयरिंग होती है। या कह सकते हैं इस प्रकार के बंध में, हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इस प्रकार के बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। किसकी साझेदारी होती है? इलेक्ट्रॉनों की। यहां पर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्या होता है भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि भैया दोनों की आवश्यकता है, मेरी भी आवश्यकता है, आपकी भी आवश्यकता है। अब हम दोनों क्या करते हैं, हमको जितनी की आवश्यकता है हम आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन की से साझेदारी करेगा ये दोनों, तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई ए है, एक एटम ए है, अगला एटम क्या है, बी है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, तो यहां पर ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना। इस सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं, है ना। इसे सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। और आप इसी प्रकार से आप देख लेंगे, मान लीजिए ए है और अगला कौन है, बी है, और इन्होंने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया। जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो यहां पर ए और बी के बीच में, एक एटम ए दूसरा एटम बी, ए और बी के बीच में क्या होगा, अब दो दो इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी कर दी जाएगी तो यहां पर दो बंध बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं द्विक बंध है। और इसी प्रकार से अगर कोई एटम होगा, मान लीजिए अगला एटम क्या है, एक्स है, अगला एटम क्या है, वाई है, इन्होंने क्या किया, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, तो यहां पर एक्स और वाई के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसे हम कहते हैं एकल बंध हो गया, तो क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बन गया। और यहां पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, ट्रिपल, क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड। अब आप देखें, एक इसे सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। अब डबल बॉन्ड में अगर कोई पूछे कि कितना सिग्मा होगा कितना पाई होगा, तब बताएंगे एक सिग्मा और एक पाई। अगर आपसे ट्रिपल बॉन्ड में कोई पूछे कितना सिग्मा कितना पाई, आप बताओगे कि इसमें एक सिग्मा और दो क्या होते हैं, पाई होते हैं। तो मेरे दोस्त, मुझे ये बताना, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था आपको कि जो सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध में होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो आप सीधे बताओगे कि सहसंयोजक बंध वह बंध होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, या कह लीजिएगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है। दूसरा, आप अगर एग्जाम्पल भी दिखाना चाहेंगे तो एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन को दिखा लीजिए। किसको दिखा लीजिए, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। अब देखिए हाइड्रोजन है ना भाई, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, साझेदारी। क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लिया। जब साझेदारी किया तो यहां पर क्या हो गया, सहसंयोजक बंध बन गया। क्या बन गया, सहसंयोजक बंध। अब हम जो है दूसरा जो है आपको बताते हैं उपसहसंयोजक बंध। यहां पर उपसहसंयोजक बंध की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जो है देख लीजिए, अब जो है चल ही रहा है, तो उपसहसंयोजक बंध जैसे उप सह संयोजक बंध, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी आवश्यकता जब आप पढ़ेंगे, कब, जब आप पढ़ने लगेंगे उपसहसंयोजक बंध या पढ़ने लगेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ने लगेंगे, तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह क्या है, एक प्रकार का क्या है, उपसहसंयोजक बंध है, या कह लीजिए यह एक प्रकार का सहसंयोजक बंध है। यह ऐसे बताएंगे, यह एक विशेष, ऐसे कहेंगे, विशेष प्रकार का सह संयोजक, विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है, बंध है जिसमें साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, भैया दोनों जो है हम बता रहे हैं कि यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है।
इसमें साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वह दाता कहलाता है। क्या कहलाता है? दाता। दाता परमाणु कहलाता है। दाता परमाणु कहलाता है। दाता परमाणु कहलाता है। तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगा? ग्राही कहलाता है। ग्राही कहलाता है। इस प्रकार के बंध को थोड़ा हम ऊपर से मिटाते चल रहे हैं। इस प्रकार के बंध को एरो, इसे कहते हैं तीर, है ना, से प्रदर्शित करते हैं। तीर से प्रदर्शित करते हैं। और तीर का मुख उधर होता है, जो क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। कहने का मतलब ग्राही होता है। जैसे आप देख लीजिए, यहां पर एक परमाणु ए है, दूसरा आपका बी है। इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। कैसा है ये? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है। और ये दिया जा रहा है किसको? बी को। जब बी को दिया गया तब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि भैया ये क्या हो गया आगे, ऐसे कि यहां पर ए और बी के बीच में कैसा बंध है? उपसहसंयोजक बंध है। यहां पर आप स्पष्ट बोरान और अमोनिया को दिखा सकते हैं। यहां पर ऐसा एग्जाम्पल आप दिखा लीजिए, जैसे BH3 है, यहां पर NH3 अमोनिया है। इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगला है BF3, है ना, इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो इस प्रकार के बंध को हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तीसरा बंध जो होता है वो होता है आयनिक। तीसरा कैसा होता है? आयनिक बंध। तीसरा है आयनिक बंध। देखिए, आयनिक बंध क्या होते हैं? यहां पर आयन होते हैं। कहने का मतलब इस प्रकार के बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आप बताएंगे इस प्रकार के बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और ये आपस में वैद्युत, कैसे भैया? वैद्युत आकर्षण बलों
द्वारा जुड़े होते हैं, वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। आप ऐसे दिखाया जा सकता है, इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मैं आपको यह बता रहा था कि यहां पर क्या करेगा, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो दूसरा परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। मान लीजिए एक परमाणु क्या है, ए है, और दूसरा परमाणु क्या है, बी है। यहां पर भैया इसके बाह्यतम कोश में, बाहरी कोश में क्या है, मान लीजिए ऐसे कोश बना हुआ है, एक कोश, दो कोश, है ना। इसका बाहरी कोश ए वाला है, ये बी वाला एटम है, और यहां पर मान लीजिए जो कुछ भी है इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कोश में इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 1 7। अब ये क्या करेगा, ये इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की, 1, क्योंकि भैया प्रत्येक एटम जो होते हैं, प्रत्येक परमाणु क्या करते हैं, अष्टक अपना बनाना चाहते हैं, अष्टक नियम का फॉलो करना चाहते हैं, अष्टक बनाना चाह रहे हैं। तो यहां पर अष्टक कब बनेगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनायन, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां पर बी हो जाएगा क्या, ऋणायन। ये धनायन और ऋणायन आपस में क्या होते हैं, जिस फोर्स के द्वारा जुड़ते हैं, जिस फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे, इसे हम कहते हैं क्या, वैद्युत, क्या कहते हैं, आकर्षण बल। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। तो हमने आपको बताया कि आयनिक बंध सीधा देख रहा है, इसमें कह रहा है क्या, आयनिक बॉन्डिंग, है ना। अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें या बॉन्डिंग की बात करें तो हो क्या रहा है कि यहां पर एक आयन कौन है, धन, दूसरा आयन कौन है, ऋण आयन है। तो आप जानते हैं कि विपरीत आवेश जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं। तो यहां पर जो विपरीत आवेश बंधा हुआ है इसे कहते हैं वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, हमने तीनों आपको बंध को बता दिया। अब तो बेटा आज जो है हमारा जो है लेक्चर जो है बस इतना ही जो है, क्योंकि आज ज़्यादा समय हो जा रहा है। तो आज जो है हम अपना लेक्चर जो है अपना जो है यहीं पर रोकते हैं। अब जो है अगले दिन हम पढ़ाएंगे इसको। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।